नमस्कार, मैं सीमा नेवारे विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज टीवी के नगर नगर का विकास इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। जिस प्रकार से पूर्व नागपुर में विकास के काम पहले से नजर आते थे, लेकिन आज पूर्व नागपुर में विकास के काम पूरी तरह से रुक गए हैं, जो कि पूर्व नागपुर के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। इसमें खास करके प्रभाग क्रमांक 4 के काम पूरी तरह से रुके हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हम वहां के कई नागरिकों से बात की, जो अपनी अपनी परेशानी बताने लगे। पूर्व नागपुर के प्रभाग 4 इस क्षेत्र की बात करने हमारे साथ हमारे स्टूडियो में छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक मंडई समारोह व छत्तीसगढ़ झेरिया तेली समाज के अध्यक्ष, समाज सेवक, कांग्रेस परिवार के सदस्य रामदास जी शाहू उपस्थित है। नमस्कार रामदास जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। पूर्व नागपुर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है और आप भी पूर्व नागपुर से हो। स्मार्ट सिटी को लेकर इसमें आपकी क्या राय है? स्मार्ट सिटी को लेकर मैडम आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न काफी संवेदनशील है और इसी प्रश्न को लेकर हमने भी कई मुद्दे उठाए और मुद्दे उठाने के बाद में हमें सूचना मिली कि स्मार्ट सिटी का काम रोका गया है। लेकिन आज पुनः मालूम पड़ रहा है कि स्मार्ट सिटी का काम रोका नहीं, बल्कि वह काम को फिर से शुरू करने के अथक प्रयास में है। और वो स्मार्ट सिटी जिस परिसर में होना चाहिए था, उस परिसर में ना होते हुए जहाँ वंचित लोग हैं, सुविधाओं से वंचित है, वहां पर वो स्मार्ट सिटी को लाया गया। लेकिन स्मार्ट सिटी का जो एक प्रोविजन है, उस प्रोविजन के अंतर्गत हम वसाहत करने वाले लोग किस प्रकार से हम उस स्मार्ट सिटी में रहेंगे, ये शायद जिन्होंने स्मार्ट सिटी लाया उन्हें ही पता है। क्योंकि स्मार्ट सिटी जो है वो एक स्मार्ट मीटर के तरीके से होता है। एक स्मार्ट मीटर जब हमारे परिसर में आया, हमारे बीच में आया, तो आज हमें महसूस होता है कि कितना भुगतान करना पड़ता है। और जब स्मार्ट सिटी आएगा तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? हम आम जनता ही करेंगे। हमने जो रास्ते हैं, जो मकाने हैं, रास्ते अगर बना रहे हो तो रास्ते बनाने के वक्त किसी के मकान को तोड़ा ना जाए, किसी के दिल को ठोस पहुंचाया ना जाए, इस बात का बिल्कुल तरीके से ध्यान रखना है। हमने स्मार्ट सिटी का काम रोका नहीं था, हमने स्मार्ट सिटी का काम बिल्कुल नहीं रोका। हमने बोला कि स्मार्ट सिटी आप जिस तरीके से ला रहे हो बिल्कुल लाइए, स्वागत है, लेकिन किसी का भी घर उजाड़ कर स्मार्ट सिटी यहाँ होने नहीं दिया जाएगा, उसे हम बिल्कुल रोकेंगे। पानी, बिजली, रास्तों की समस्या से वहाँ की जनता संतुष्ट है या त्रस्त है? इस विषय में आपको क्या लगता है रामदास जी? मैडम, आपको पानी, बिजली और सुविधा के बारे में अगर बताऊं तो हम तो त्रस्त है, और त्रस्त के साथ ही साथ आज वहां पर पिछले 4 टर्नओवर हो गए जिसमें बीजेपी का ही नगर सेवक चुनकर आता है। और बीजेपी का नगर सेवक चुन के आने के बाद में भी आज वो कहता है कि आयुक्त 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं हुए, आयुक्त ने काम रोक के रखा है। पहली बात। दूसरी बात विषय रहेगा पानी, बिजली और अन्य सुविधाएं वंचित तो है ही। आप पूरे नागपुर शहर में आप देखिए कि पानी की सुविधा हर किसी को प्राप्त होती है, लेकिन विजयनगर प्रभाग 4 के अंतर्गत जो आता है, धर्मनगर एवं पूरे प्रभाग 4 का क्षेत्र जो है वो इतना पिछड़ा वर्ग है, इतना सुविधाओं से पिछड़ा हुआ है कि यदि हम किसी और के यहाँ जाते हैं मेहमान बनकर और हम जब बताते हैं कि हम नागपुर शहर से आए हैं, तो उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है कि नागपुर शहर से आए हैं। लेकिन जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अरे नागपुर से अच्छा तो हमारा ही गांव है। इस प्रकार की हमें सारी बाधाओं को झेलना पड़ता है मैडम। पानी के टैंकर जो अमृत योजना के अंतर्गत किसी वक्त कहा गया कि अमृत योजना के अंतर्गत पानी टैंकर जो मुक्त किया जाएगा, वो मुक्त का लालच दे देकर ही नगर सेवक चुनते आ रहे हैं। और सुविधाओं के नाम पर जो हम सह रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर उन्हें मजबूर कर ही वहां पिछले 12 वर्षों से महानगर पालिका में और पिछले 22 सालों से प्रभाग 4, प्रभाग 34, उसके पहले प्रभाग जो भी हुआ करता था, वहां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही नगर सेवक चुनकर आता है। आज जनता को सोचने की आवश्यकता है कि वहां पर इस बार नगर सेवक
कौन से प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, ना तो पार्टी का, ना तो जात का, ना पात का, सिर्फ नगर सेवक होना चाहिए तो विकास का। यह सोचकर हर किसी ने आने वाले चुनाव में ऐसे युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों को चुनकर लाए जो सुविधा को अपने समर्पित भावना से अपना होकर उस उद्देश्य को पूरा कर सके। सर, सुनने में आया है कि बारिश के मौसम में वहाँ कई सारे ऐसे जीव जंतु निकलते हैं जिससे काफी लोगों की जान भी जा चुकी है। इस पर स्थानिक प्रशासन ने या तो फिर नगर सेवकों द्वारा किसी प्रकार की तैयारी की गई है वहाँ? बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछो मैडम आपने, और ये प्रश्न इतना गंभीरता पूर्वक लेने की आवश्यकता है। इसी मुद्दे पर ये जो सांप, बिच्छू और जो आप विविध प्रकार के विषाणुओं का जो आप यहाँ उल्लेख कर रहे हो, इसी के नाम से वहाँ अभी कुछ ही दिन पहले अन्य नेताओं ने वहाँ राजनीति करने का प्रयास किया, और ये राजनीति पिछले कई गत वर्षों से होते आ रही है। एक विजयनगर में एक बहुत बड़ा डोबरा है, और वो डोबरा जो होता है पानी का, जहाँ कीचड़, जहाँ विविध प्रकार के विषाणु, और उस डोबरे में पूरे चेंबर का पानी वहां पर लाकर छोड़ा गया है। और उसकी कितने बार कंप्लेंट अपने नगर सेवक, हमारे स्थानिक नगर सेवक राजकुमार जी सेलोकर और दूसरे नगर सेवक हमारे चक्रधर जी अतकर है, जिन्होंने एपीएमसी का पानी, कलमना मार्केट का पानी उस चेंबर में छोड़कर उस डोबरे में छोड़ने का प्रयास किया, जिसको मैंने अपने इस आंखों से देखने के बाद उस काम को वहीं रोका कि भाई ये मनपा का तुम्हारा कलमना मार्केट का जो पानी है वो हमारे बस्ती कैसे सहन करेगी। 300 mm का आपका पाइप, 300 mm का हमारा पाइप, और वहां पर विविध प्रकार के जो विषाणु पाए जाते हैं, जिससे कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। अभी पिछले दिन 1 वर्ष 2 वर्ष पहले एक बालक की मृत्यु हुई, और बालक की मृत्यु होने के बाद में हमारे स्थानिक नगर सेवक प्रभाग 4 के नगर सेवक का कहना ऐसा है, जो कि हमारे समाज से आते हैं, छत्तीसगढ़ समाज से आते हैं, वो नगर सेवक कहते हैं कि जैसा ही आपको किसी सांप ने काटा, किसी जीवाणु विषाणु ने काटा, तो उसे तुरंत 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंतर्गत उसको हॉस्पिटल लेकर जाए, उसकी जान बच सकती है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि उस विषाणु को हम पैदा ही क्यों करें। आज अगर वो डोबरे को भर दिया जाए तो वहां विषाणु पैदा नहीं होगा, सांप पैदा नहीं होगा, और सांप पैदा नहीं होगा तो वो बालक को नहीं काटता, बालक को नहीं काटता तो वो आपके जो 1.5 घंटे और 1 घंटा है वो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो आपसे निवेदन है कि आप जो हमें 1.5 से 1 घंटा बता रहे हो, उसको ना बताते हुए आप उस डोबरा को लेवल करने का प्रयास करें, जिससे विषाणु और सांप जो जहरीले हैं वो निकलने की आशंका ना रहे। सर, आपके परिसर से हाई टेंशन तार गया है, जिससे कई सारी घटना सामने आई है, इसमें आपकी क्या राय है सर? सीमा जी, आपका जो प्रश्न है ना, आप जो प्रश्न पूछ रहे हो वो प्रश्न इस प्रकार से पूछ रहे हो कि जो मुझे लगता है कि मेरा जो जीवन काल यहाँ बीत रहा है पिछले 11 वर्षों से ना, वो आपके प्रश्नों पे ही बीत रहा है, और यही प्रश्न का हल करने के लिए मैं उस परिसर में हूँ। और आपने जो अभी प्रश्न किया हो कि हाई टेंशन तार, इसे 3 घटनाएं हो चुकी है। पिछले वर्ष ही घटना हुई, और उस घटना की जानकारी मैंने तुरंत पुलिस वालों को दी। एक छोटी सी बालक थी जिसकी जान बचाई गई, लेकिन जो बेचारा बाहर कहीं से आया था वो हाई टेंशन तार की चपेट में आकर तुरंत ही स्पॉट पर ही उसकी डेथ हो गई। उसके पहले कोई घर बना रहा था जिसके तार हाई टेंशन तार से टच होकर वहां पर भी हमने बचाने का प्रयास किया, और वहां पर भी बची, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना से वो बचे। उसके बाद में केबल का जो वायर जाता है, जिसमें हम जो टीवी पे देखते हैं, वो केबल का वायर डालते वक्त फिर से को घटना होते होते बची। और ये सारी घटनाओं को हमने मद्देनजर देखते हुए हमने वहां पर न्यूज वालों को बुलाया, हमने वहां लोकमत वालों को बुलाया, दैनिक भास्कर वालों को बुलाया, और आमदार साहब से नगर सेवक, स्थानिक नगर सेवक, वर्तमान नगर सेवक एवं भूतकाल नगर सेवक, हम सभी से चर्चा किए, पदाधिकारियों से चर्चा किए कि इस हाई टेंशन को हटाने की एकदम आवश्यकता है। और वहां हमें मालूम पड़ा कि हाई टेंशन तार जो है उसको हम कंसील करने की तैयारी में है। ऊर्जा मंत्री उस वक्त चंद्रशेखर बावनकुळे जी थे। उस वक्त चंद्रशेखर बावनकुळे जी पालक मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री थे,
और उस वक्त उन्होंने कहा कि हमें ऐसा मालूम पड़ा कि उन्होंने कहा है कि जितने भी हाई टेंशन तारे नागपुर शहर नागपुर जिला के वो सारे के सारे जो है वो कैंसिल किए जाएंगे। तो हमारे को लगा कहीं ना कहीं कि इस न्यूज़ को देखने बाद कहीं ना कहीं उस समस्या का हल एवं निवारण करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आज भी जैसा का वैसा ही वो रखा गया है और जिससे दुर्घटनाएं आगे भी हो सकती है। तो इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि या तो उस हाई टेंशन तार को कैंसिल करे या तो हाई टेंशन के तार के नीचे जितने भी घर आ रहे हैं उस घर को स्थानांतरित करके उन्हें जगह देकर घर बनाकर उस हाई टेंशन तार के नीचे रोड बनाकर इस बड़ी दुर्घटना से हम परिसर वालों को बचाएं। और एक सवाल करना चाहूंगी, आपके परिसर के जो नगर सेवक है राजकुमार जी सेलोकर, उनके प्रति जनता में काफी रोष देखने के लिए मिल रहा है, क्या ये सही है? इसमें आप क्या कहना चाहोगे रामदास जी? ये प्रश्न सीमा जी एकदम आपने संकट में पूछ लिया है। और एक नेता जो होता है, एक प्रमुख जो होता है, एक प्रतिनिधि जो होता है, उसे ताली सहने की भी क्षमता रखनी पड़ती है और गाली सहने की भी क्षमता रखनी पड़ती है। लेकिन सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य कहे, होता यह है कि लोगों से मालूम पड़ता है। मेरे साथ भी कभी ऐसा दुर्व्यवहार हुआ नहीं है हमारे आदरणीय बड़े भैया राजकुमार जी सेलोकर जी द्वारा, लेकिन जनता से मुझे भी ये सुनने में आता है कि उनकी जो बात करने का तरीका है, उनके जो बोलने का स्टाइल है, उनके जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल अचंभित प्रकार का है, अपशब्द है। कोई भी प्रकार के शब्द कभी भी उनके मुंह से निकल जाते हैं और बाद में सुधारने का प्रयास करते तो नहीं होता ऐसा। हम एक नेता, एक प्रतिनिधि है और हमारे बड़े भाई है और काफ़ी अच्छे नगर सेवक है और हमारे समाज के नगर सेवक है और समाज के हित के बारे में कितना सोचते हैं हमारे बड़े भैया, समाज के हित के लिए कितना दायित्व रखते हैं, कितना विचार करते हैं, कितना मंथन करते हैं, ये आने वाले 1.5 साल में पता तो चलेगा। लेकिन जो पीछे 3.5 साल गुजर गए हैं, इसमें भी हम स्थानीय लोगों को पता चला है और उसी को लेकर ही ये जो काफ़ी रोष का माहौल बना है, ये कारण वही है कि आप आपको ताली जब बजती है तो काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन एक प्रमुख व्यक्ति के लिए ताली भी बजती है और गाली भी निकलती है, दोनों की क्षमता रखना पड़ता है। और मुझे यह लगता है कि हमारे बड़े भैया आदरणीय जी राजकुमार जी सेलोकर में वो क्षमता जो है दैवत्व कहीं ना कहीं से कम मात्रा में प्राप्त हुई है। इसीलिए जनता और प्रतिनिधियों में कहीं ना कहीं जो मतभेद है वो मिल नहीं पा रहा है, इसलिए जनताओं में आक्रोशपना कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखने में आ रहा है। आपने देखा हमारे साथ छत्तीसगढ़ी झेरिया तेली समाज और छत्तीसगढ़ी मंडी समारोह के अध्यक्ष रामदास जी साहू थे, जिन्होंने बताया कि पूर्व नागपुर प्रभाग क्रमांक 4 विकास कार्य से बिछड़ा हुआ है, जिसका पूरा श्रेय शासन एवं प्रशासन को जाता है। नगर का विकास इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज टीवी। धन्यवाद।